हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए पार्ट 2 लेके मैं आप लोग के सामने हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट 1 जो लोग अभी नहीं देखे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो पहले पार्ट 1 देख लें। मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश किया है। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ही हमारा स्टार्ट होता है ये 20 से। द लॉस विच इज़ नेचुरल and has no safe value. The loss which is natural and has no safe value is known as। तो जानिए, जो स्क्रैप होता है उसे हम लोग कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। उसका एक तो नॉमिनल वैल्यू तो होता है, मिनिमम वैल्यू तो होता है, लेकिन एक ऐसा स्क्रैप या लॉस जो अब उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, तो वेस्ट हो गया, वो आपको फेंक देना होगा, है ना। द लॉस विच इज़ नेचुरल एंड हैज़ नो सेफ वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर तो उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन स्क्रैप के केस में ऐसा नहीं होता है। स्क्रैप के केस में आप उसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं और उससे आपको मिनिमम पैसा मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर वेस्ट होगा, तो 20 का ए वेस्ट। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है कि उसे दोबारा जो है फ्रेश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो पार्ट उसका डिफेक्ट है उसके ऊपर में काम किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है और उसे दोबारा कर दिया जाता है। स्क्रैप वैल्यू से ज़्यादा दाम होता है डिफेक्टिव गुड्स का। तो नो सेफ वैल्यू बोला है, लेकिन कैसे हो सकता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का भी तो वेस्ट होता है, सॉरी डिफेक्टिव प्रोडक्ट का भी तो वैल्यू होता है। ये आंसर हो नहीं सकता। और स्पॉइलेज का मतलब होता है बिल्कुल बेकार हो जाना, ठीक है। लेकिन स्पॉइलेज जो होता है ये नेचुरल नहीं होता है। जो स्पॉइलेज होता है वो नेचुरल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था विच इज़ नेचुरल। अननेचुरल होता तो फिर आप उसको काउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो नेचुरल है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 21 में, दो दिस लॉस इज़ नेचुरल बट इट हैज़ मिनिमम वैल्यू। जी हाँ, बिजनेस के प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसे हम लोग स्क्रैप के रूप में काउंट करते हैं और उसे लॉस तो कहते हैं, लेकिन उसका एक मिनिमम वैल्यू होता है। कबाड़ी वाले को दे के हम लोग उसका एक मिनिमम वैल्यू रियलाइज़ करते हैं, तो स्क्रैप होगा। नंबर 21 का बी स्क्रैप। 22 का द लॉस विच इज़ नॉट नेचुरल। द लॉस विच इज़ नॉट नेचुरल in the production process. The loss which is not natural in the production process is known as। चलिए, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे कई प्रकार के लॉस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्मल लॉस में जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो नेचुरल है ही नहीं, उसे ऑप्शन नंबर डी एबनॉर्मल लॉस हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बच्चों। द लॉस विच इज़ अनअवॉइडेबल। द लॉस विच इज़ अनअवॉइडेबल, कुछ ऐसे भी लॉस होते हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, तो नॉर्मल लॉस में कंसीडर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रॉ मटेरियल विच कैन बी रीयूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन और रिपेयर्स। जी हाँ, इसका मतलब ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट की बात किया जा रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में बन के आता है जिसका कोई पार्ट ख़राब हो जाता है या थोड़ा कुछ उसमें दिक्कत आ जाता है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के पार्ट को क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है और उसे फिर दोबारा बेच दिया जाता है उसके ट्रू वैल्यू पे। तो 24 का डी द रॉ मटेरियल विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी रीयूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर इवन मेकिंग नेसेसरी करेक्शन ऑफ रिपेयर्स। देखिए, डिफेक्टिव आप इसको बोल नहीं सकते क्योंकि आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। स्क्रैप आप बोल नहीं सकते क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस करने के बाद ये प्रोडक्शन का पार्ट तो है नहीं, गुड्स तो है नहीं। वेस्ट आप इसको बोलेंगे नहीं। चलिए, तो 25 का आंसर हम लोग टिक करेंगे ए स्पॉइलेज। क्या कह रहा था, द रॉ मटेरियल्स विच इज़ नॉट पॉसिबल to be reused in the production process. The raw material which is not possible to be used in the production process.
अब ऐसा भी रॉ मटेरियल है जिसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं किया जा सकता है, स्पॉयलेज में डाल देंगे उसको। चलिए 26, द प्रिंसिपल फॉलोड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। द प्रिंसिपल फॉलोड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। हम लोग को याद है फिनेंशियल अकाउंटिंग बनाते समय जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे तो क्लोजिंग स्टॉक और मार्केट प्राइस, इन दोनों में जो क्या होता था लोअर, हम लोग उसको कंसीडर करते थे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है थोड़ा उससे डिफरेंट है और हम लोग इस बार आंसर करने वाले हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ हायर, विच एवर इज़ हायर। तो ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ हायर। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ हायर का रूल हम लोग लगाने वाले हैं। 27 में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू from the store is, during the period of rising price, during the period of rising price the appropriate method of pricing material issue from the store is। कौन सा appropriate method होता है? इसके लिए हम लोगों को कॉस्ट पे ध्यान देना होगा, ठीक है। यदि जो कॉस्ट ज़्यादा होगा उसको पहले निकाल देना है। यदि लास्ट इन वाला प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा है तो पहले उसको निकाल दीजिए, जो पहले माल आया जिसका कॉस्ट ज़्यादा है तो पहले उसको निकाल दीजिए। तो 27 का आंसर हम लोग लिखेंगे LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और आपको बता दूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे प्रोडक्ट में होता है जहाँ पे सोचिए कैसा मार्केट होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये मोस्टली ऐसा होगा कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो हमेशा जो लास्ट इन जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज़्यादा है और जो पहले जो प्रोडक्ट बना है उसका प्राइस कम है। तो इसलिए जो लास्ट में जो प्रोडक्ट आया है उसका प्राइस ज़्यादा है तो उसे पहले इशू करना होगा, इसलिए LIFO मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आंसर होगा बी, 27 का बी। द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्रीज आर मेड इन द स्टोर लेजर आर। स्टोर लेजर में जब जर्नल एंट्री पास किया जाता है ना, द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्रीज मतलब जर्नल एंट्रीज आर मेड इन द स्टोर लेजर आर। स्टोर लेजर में जब जर्नल एंट्री पास किया जाता है तो कैसे किया जाता है, इसके ऊपर में हम लोगों को देखना होगा। पहला ऑप्शन है गुड्स रिसीव्ड नोट्स, मटेरियल रिक्विजिट्स नोट, मटेरियल रिटर्न नोट या ऑल ऑफ दिस। तो 28 का आंसर सोचिए, एक अकाउंटेंट के पास गुड्स रिसीव्ड नोट, मटेरियल रिक्विजिट नोट और मटेरियल रिटर्न नोट ये सब होगा, तब मिला के वो क्या करेगा जर्नल एंट्री पास करेगा। गुड्स रिसीव्ड नोट का भी जर्नल एंट्री होगा, मटेरियल रिक्विजिट नोट का भी एंट्री होगा और जो रिटर्न हुआ है उसका भी एंट्री होगा, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो इस तरह से हम लोग 28 तक क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए बच्चों, एक छोटा सा MCQ बनाया गया है प्रैक्टिकल सम्स को लेके। इसमें टोटल इस पे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट 4 रुपीज़ एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट इज़ 50। तो आपके पास में बैलेंसिंग में आप कह सकते हैं कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस में आपके पास 50 क्वांटिटी जो है आपके पास प्रोडक्ट था जिसका रेट 4 रुपये करके था। तो 200 रुपये का वैल्यू वाला स्टॉक आपके पास है। परचेस किया गया 100 यूनिट्स 6 रुपये के रेट से, तो 600 का आपने भी न्यू परचेस किया है और 200 आपके पास पहले से था, तो आपके पास टोटल कितने हो गए 800। फिर से समझिए, पहले से 50 क्वांटिटी 4 रुपीज़ करके था तो आपके पास टोटल हुआ 200। आपने फिर से दोबारा परचेस किया, आपने परचेजेस किया 100 6 रुपये के रेट से, तो आपके पास टोटल हो गया न्यू 600 और पुराना वाला
200, मतलब टोटल 800 रुपये आपके पास में बैलेंस होना चाहिए परचेज़ के समय। उसके बाद आप जो है ना 100 क्वांटिटी को इशू कर देंगे। क्या बोला गया है? इशू 100 यूनिट्स। अब मेथड है बच्चों FIFO, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब आप कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पुराना वाला माल पहले निकालना है ना? तो पुराना वाला माल पहले निकालना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना माल पहले निकालना है। इसका मतलब है जो 50 रुपया रेट वाला 50 यूनिट 4 रुपया रेट वाला जो था उसको पहले निकाल दीजिए। तो आपके पास नया वाला कितना है? 100, उसमें से 50 ले लीजिए। तो नया वाला में से आपके पास 50 यूनिट बचा हुआ रह जाएगा ना। देखिए नया परचेज जो आपके पास है 100 यूनिट, अब पुराना वाला आपके पास है 50 यूनिट, और आपको 100 यूनिट इशू करना है। यानी टोटल आपके पास 50 यूनिट और 100 यूनिट है, यानी कि आपके पास 150 यूनिट आपके पास है जिस डेट में आप इशू कर रहे हैं। यानी पुराना माल से आप 50 यूनिट लीजिए तो वो माल बचेगा नहीं। नया वाला में से 50 यूनिट और ले लीजिए, तो अब आपके पास बच जाएगा 50 यूनिट, जो कि केवल नया वाला बचेगा, जिसका रेट है 6 रुपया करके। तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? 50 यूनिट 6 रुपया करके, यानी कि टोटल 300 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास में 30 नंबर। तो चलिए 30 नंबर में चलते हैं। ये है स्टोर लेजर इज़ प्रिपेयर्ड बाय। स्टोर लेजर इज़ प्रिपेयर्ड बाय। स्टोर लेजर किसके द्वारा बनाया जाता है? स्टोर लेजर तो जर्नल बनाने का जिसके पास काम होगा, लेजर भी तो वही बनाएगा। तो स्टोर लेजर प्रिपेयर बाय कॉस्ट डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए, स्टोर लेजर इज़ प्रिपेयर बाय कॉस्ट डिपार्टमेंट। जो जर्नल बनाएगा वो लेजर बनाएगा, वही बुक्स ऑफ अकाउंट संभालेगा। नेक्स्ट है 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रिफ्लेक्ट्स करेंट प्राइस। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ मटेरियल रिफ्लेक्ट्स करेंट प्राइस, मतलब जो लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लास्ट इन वाला होगा, तभी तो करेंट प्राइस होगा। यानी कि 31 का जो आंसर होने वाला है वो है कौन सा? लास्ट इन। और अब फर्स्ट आउट यदि आप मेथड यूज़ कर लेते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट यदि आप मेथड यूज़ कर लेते हैं, इसका मतलब है कि पुराना माल आपके पास बचा हुआ है, तो पुराना माल वाला स्टॉक आपका करेंट स्टॉक कैसे होगा? क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रिफ्लेक्ट्स द करेंट प्राइस। करेंट प्राइस मतलब लास्ट इन जो आपका प्रोडक्ट हुआ है वो आपका इशू नहीं हुआ है, तो लास्ट इन में लास्ट इन वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका इशू नहीं हुआ है, मतलब मटेरियल वही बचा होगा। ठीक है, मटेरियल उसी का बचा होगा। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला तो मटेरियल चला गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मटेरियल चला गया। ठीक है, फिर से समझिए क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रिफ्लेक्ट्स करेंट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रिफ्लेक्ट्स करेंट प्राइस। देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही तो करेंट प्राइस होगा, चाहे आप लीफो मेथड में बैलेंसिंग निकाल लीजिए या फीफो मेथड में निकाल लीजिए, आपके पास जो माल बचा होगा वो तो बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्राइस होगा, प्राइस कौन सा है? और प्राइस करेंट प्राइस है। इसका मतलब क्या? करेंट प्राइस है, इसका मतलब आपने उस रेट पे आपने इशू किया होगा, उस रेट पे आपने इशू किया होगा, करेंट स्टॉक पे आपने इशू किया होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका आंसर आप टिक करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका आंसर टिक करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है उसी प्राइस पे बिक रहा है, तो करेंट प्राइस भी वही कंसीडर किया जाएगा। करेंट प्राइस यानी डायरेक्टली ये मार्केट प्राइस को इंडिकेट करता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट इस मेथड में क्या होगा कि आपका जो लास्ट में जो प्रोडक्ट आया वही मार्केट प्राइस बन जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, चलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पा रहा हूँ मैं ये। बिल ऑफ मटेरियल इज़, बिल ऑफ मटेरियल इज़ क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल इंजीनियर के द्वारा जो प्रिपेयर किया जाता है, उसमें किस मटेरियल, किस जॉब के लिए कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, ये उसका लिस्ट होता है। लिस्ट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ जॉब। बिल ऑफ मटेरियल में, बिल ऑफ मटेरियल अलग अलग जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। कौन से जॉब के लिए कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है ये उसमें दिया हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड फॉर द इशूइंग मटेरियल्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टोर्स। तो 33 का जो आंसर है
थोड़ा इसको फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टोर। तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसको यूज़ किया जाता है इशूइंग मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फ्रॉम स्टोर्स। तो पता है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक रिक्विजिशन बनाएगा और उसको भेजेगा स्टोर में। तो स्टोर के पास में जब पहुंचेगा रिक्विजिशन नोट, तभी तो मटेरियल इशू करेगा। फिर से समझिए, इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टोर। स्टोर कौन से कागज़ को देख के मटेरियल इशू करेगा? तो स्टोर रिक्विजिशन नोट को देख के वो मटेरियल इशू करेगा। ऑप्शन हो गया आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 34, सिंपल एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ऑप्शन बी डिफ्लेशन। ऑप्शन सी व्हेन प्राइस आर फेयरली स्टेबल। सिंपल एवरेज मेथड हम लोग कब फॉलो करते हैं? सिंपल एवरेज मेथड कब हम लोग फॉलो करते हैं? जब प्राइस मार्केट में क्या होगा? फेयरली स्टेबल होगा। फेयरली स्टेबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट सिंपल एवरेज मेथड को यूज़ करेंगे। मार्केट में जब प्राइस यदि फेयरली होगा तो चलिए याद रखिए, सिंपल एवरेज मेथड तब फॉलो किया जाता है जब प्राइस क्या होता है मार्केट में? स्टेबल होता है, ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है। मान के चलिए ज़्यादा ना ऊपर बढ़ रहा है ना ज़्यादा नीचे जा रहा है, ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है। ऐसे केस में हम लोग सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not used for the preparation of stored ledger? Which of the following is not used for the preparation of stored ledger? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक एक करके एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। स्टोर रिक्विजिशन नोट, नेम एंड कोड नंबर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली, गुड्स रिसीव्ड नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट। तो 35 में बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर। स्टोर लेजर बनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो स्टोर रिक्विजिशन नोट का ज़रूरत पड़ता है कॉस्ट डिपार्टमेंट को, नेम एंड कोड नंबर ऑफ रॉ मटेरियल ज़रूरत पड़ता है, गुड्स रिसीव्ड नोट का ज़रूरत पड़ता है कॉस्ट डिपार्टमेंट को जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, लेकिन परचेज रिक्विजिशन नोट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, स्टोर लेजर अकाउंट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स रिलेटिंग टू। स्टोर लेजर अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है? तो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मिल ही जाएगा, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल मिल ही जाएगा, यानी ये दोनों ही तो होना चाहिए था। तो इसीलिए आंसर है सी, बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल। कितना क्वांटिटी है कितना वैल्यू है, ये स्टोर लेजर अकाउंट में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप किसी भी मटेरियल का आप इन्फॉर्मेशन यदि आप ढूंढ रहे हो, कोई भी रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस में, यदि आप स्टोर लेजर में जाके चेक करेंगे तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 भी एक प्रॉब्लम है, पढ़ लीजिए। ऑन 1/1/2020 द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल इज़ 100 यूनिट्स एट द रेट 15 पर यूनिट्स। और 5 तारीख को 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल दोबारा परचेस किया गया, ठीक है। तो हम बात करेंगे 5 तारीख के डेट में हमारे पास 2 क्वांटिटी का स्टॉक है। एक 100 क्वांटिटी मेरे पास 15 रुपया वाला है और दोबारा 100 क्वांटिटी हमारे पास आ गया है जो कि किस रेट से आया? 18 रुपया करके आया। तो एक 1500 और एक 1800, यानी कि टोटल कितना हो गया? 8 5 13 3300 3300। फिर से समझिए, एक को आपके पास स्टॉक था 100 यूनिट्स 15 रुपी पर यूनिट यानी 1500। 5 एक को आपके पास था 100 यूनिट जो कि 18 रुपीज़ के रेट से था, आपके पास हो गया 1800, यानी टोटल को आप ऐड कर दिए तो 3300 हो गया। इसके बाद आप 100 यूनिट आप क्या कर रहे हैं? उसको इशू कर दे रहे हैं। 100 यूनिट जो है आप उसमें से इशू कर दे रहे हैं। और मेथड का नाम है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपके पास जो मटेरियल बचा हुआ रहेगा कौन सा रहेगा? आपने 1/1/2020 को 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इशूड। इफ़ द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड इज़ डन अंडर लीफो मेथड, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़, देखिए हम यहाँ पे मानते हैं
वो जो 10 जो प्रिंट हो गया ना, 18 तारीख जो लिखा हुआ 18/1/2010 को जो आप देख रहे हैं, तो ऑन 18/1/2010 यहाँ पे 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इशूड होना चाहिए था, 100 यूनिट होना चाहिए था, प्रिंटिंग नहीं हो पाया है। कर लीजिएगा कि ऑन 18 जनवरी 2010 को 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इशूड, 100 यूनिट। तो अब सिंपल से लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट वाला तो स्टॉक आपका इशू 100 यूनिट आया था और 100 यूनिट आपने उसमें माइनस कर दिया क्योंकि इशू कर दिया लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसीलिए आपको पुराना वाला स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। तो 100 यूनिट 15 रुपये के रेट से, यानी कि 1500 का स्टॉक अभी भी आपके पास बचा हुआ है। तो आपके आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, समझिए फिर से क्या कह रहा है कि 100 यूनिट आपके पास था पहले से, फिर नया आया आपके पास 100 यूनिट, मेथड आप यूज़ कर रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो नया माल तो आपके पास बचेगा ही नहीं। 100 यूनिट नया माल आया था, 100 यूनिट ही इशू हो गया, तो पुराना माल ही बचा हुआ है ना। तो 100 यूनिट 15 रुपये करके 1500 आपके पास बचा हुआ है। तो नेक्स्ट है 38। चलिए 38 में शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ रिकॉर्डेड, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ रिकॉर्डेड। तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ रिकॉर्डेड, तो आपको पता है कि जब हम लोग रॉ मटेरियल जब शॉर्ट पड़ जाता है, रॉ मटेरियल जब शॉर्ट पड़ जाता है तो हम लोग उसे इशू दिखा देते हैं। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल को क्या दिखा देते हैं, इशू दिखा देते हैं। ये हम लोग लीफो मेथड में, फीफो मेथड में, एवरेज मेथड में, वेटेड में, सभी में यही करते हैं हम लोग। यदि मटेरियल आपका शॉर्ट हो गया है तो आप इसको इशू दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, और आंसर नहीं बताया मैंने, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 38 का आंसर होना चाहिए इन द इशू कॉलम ऑफ स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड। स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड में दोनों जगह पे आप इसको क्या करते हैं, इशू दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, गुड्स ना 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 ना, कहाँ चला गया मैं ऑप्शन देखने के लिए। सी नंबर कहाँ है, इन द इशू ऑफ कॉलम ऑफ स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड, इन द इशू कॉलम ऑफ स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड, सी नंबर पे। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन कौन प्रिपेयर करता है, तो परचेज रिक्विजिशन जो है स्टोर कीपर बनाता है। परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है, स्टोर कीपर। ठीक है, 40 नंबर में चलिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल जो था वो 500 यूनिट था, जिसका रेट था 4 रुपया करके। परचेज दोबारा हो गया 1000 यूनिट 6 रुपया करके, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी हो गया 1500 और रेट आपके पास दो रेट है, एक 4 और एक 6। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 600 यूनिट है। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल अंडर इशूड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब पुराना माल में से आपके पास 2000 का माल है, क्योंकि पुराना माल तो बिका ही नहीं। तो जो 500 यूनिट है 4 रुपया करके वो 2000, और जो नया यूनिट है 6 रुपया करके 100, यानी 600, यानी कि टोटल 2600 रुपया होना चाहिए। लेकिन 600 बता रहा है तो ऑप्शन में एक भी नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस टिक मारिए। फिर से बता रहा, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो नया माल है उसको पहले आपको इशू कर देना है। तो हमारे पास में लीफो मेथड में जो स्टॉक बचा हुआ है तो पुराना वाला ही बचा हुआ है ना, यानी कि 500 यूनिट मेरा पहले 500 यूनिट 4 रुपया करके कितना होगा, 2000 रुपया होगा। 500 यूनिट 4 रुपया करके कितना होगा, 2000 यूनिट होगा। और नया वाला में से खाली 100 यूनिट बचा हुआ है, तो 100 इंटू 6 करेंगे तो 600, यानी कि आपका 2600 आपका टोटल बैलेंसिंग स्टॉक होना चाहिए, जो कि नन ऑफ दीज टिक मार देंगे। चलिए, क्योंकि 2600 एक भी ऑप्शन में नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग रॉ मटेरियल, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग रॉ मटेरियल, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग रॉ मटेरियल का दाम कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जी हाँ, एक्चुअल कॉस्ट के प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है ये। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये भी सही है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग रॉ मटेरियल, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इशू, जो इशू करेंगे उसका प्राइस कितना होना चाहिए, जो इशू करेंगे उसका प्राइस कितना होना चाहिए। सेलिंग प्राइस पे ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा, सेलिंग प्राइस पे ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जी हाँ, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पे प्रभाव पड़ेगा। चलिए डी और डी नंबर ऑप्शन कीजिए, बी एंड सी, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 42, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू इज़ एप्लीकेबल ड्यूरिंग, किस समय में आप फॉलो करते हैं? तो डिफ्लेशन के समय में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट देखिए, मैंने एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सोचिए कि यदि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, तो ज़्यादा दाम वाला प्रोडक्ट आप क्या करेंगे? पहले बेच देंगे। अब सोचिए कि दाम घट रहा है, तो महंगा वाला प्रोडक्ट आप पहले बेचेंगे। तो फीफो क्या कह रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पुराना वाला माल महंगा होगा तो आप बेच देंगे। यानी कि डिफ्लेशन यहाँ पे क्यों बोला? फीफो डिफ्लेशन होना चाहिए और लीफो इन्फ्लेशन होना चाहिए। फीफो डिफ्लेशन होना चाहिए तो लीफो इन्फ्लेशन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। महंगा माल आपको पहले बेचना है। अच्छा, महंगा कब होगा? दाम यदि बढ़ रहा है ना, आज भी बढ़ा, 10 दिन बाद भी बढ़ा, फिर 10 दिन बाद बढ़ा, इसका मतलब है कि महंगा माल आपको पहले बेचना है। अधिक मार्केट में डिफ्लेशन है, प्राइस कम रहा है, तो आप उस केस में भी आप सोचेंगे महंगा वाला माल पहले बेचते हैं, सस्ता वाला माल बाद बेचेंगे। ठीक है, तो ये था 42 क्वेश्चन आप लोग के लिए, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल का ये पार्ट 2 था जो मैंने अभी ख़त्म किया है। मैं दीपक सर पंचन्नोग्राम में क्लास लेता हूँ, और ये आपका नियर साइंस सिटी या सांजाचूला के नज़दीक पड़ता है, एट पंचन्नोग्राम, कोलकाता 100 के नज़दीक है। क्लास 11, 12 आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों को मैं क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल कराता हूँ ऑफलाइन। अधिक कोई बच्चे इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9007026188। थैंक यू।